दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माँ औलाद पर बोझ बन गई। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सवित्री आंखों की जांच कराने दीपक आई सेंटर पर पहुंची। वहां मरीजों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। अपनी बारी का इंतजार करते करते 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गई। तभी एक आदमी तेजी से आया और बोला, शहर में दंगा हो गया है, जल्दी से अपने अपने घर पहुंच जाओ। यह सुनकर वहां बैठे मरीज और दूसरे लोग बाहर की ओर निकल गए। सावित्री ने मोबाइल फ़ोन पर बेटे राजन को सूचना देनी चाहिए, पर आज तो वे जल्दी में अपना फ़ोन ही घर भूल गई थी। वे अकेली रिक्शा में बैठकर आई थी। अब सूचना कैसे दे? बाहर पुलिस की गाड़ी से घोषणा की जा रही थी, शहर में दंगा हो जाने के चलते कर्फ्यू लग चुका है, आप लोग जल्दी अपने घर पहुंच जाए। सावित्री ने 3-4 रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाले से बात की, पर कोई गांधीनगर जाने को तैयार ही नहीं हुआ जहां उनका घर था। निराश और परेशान सावित्री समझ नहीं पा रही थी कि घर कैसे पहुंचे। शाम के 7 बज चुके थे। तभी एक स्कूटर उनके बराबर में आकर रुक गया। स्कूटर चलाने वाले आदमी ने कहा, भाभी जी नमस्ते, आप यहाँ अकेली है या कोई साथ है? भाई साहब नमस्ते, मैं यहाँ अकेली आई थी आंखों की जांच कराने। दंगा हो गया, घर की तरफ कोई रिक्शा नहीं जा रहा, उधर कोई नहीं जाएगा भाभी जी, क्योंकि दंगा पुराने शहर में हुआ है। आप चिंता ना करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। इस तरह नई कॉलोनी है, कोई डर नहीं, आप आराम से रहना, वहाँ कमला भी है। लेकिन सावित्री के मुंह से निकला, भाभी जी आप जरा भी चिंता ना करें, घर पहुंचकर मैं आपके बेटे राजन को फ़ोन कर दूंगा। सावित्री जी ने स्कूटर पर बैठते हुए प्रकाश जी से पूछा, यह दंगा क्यों हो गया? प्रकाश जी ने कहा, अभी सही पता नहीं चला है, मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ दंगा और कर्फ्यू का पता चला तो कार्यक्रम बीच में ही बंद हो गया। मैं घर की ओर लौट रहा था तो यहाँ मैंने आपको सड़क पर खड़े हुए देखा। सावित्री स्कूटर वाले शख्स सूरज प्रकाश को अच्छी तरह जानती थी। सूरज प्रकाश जय भारत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। वे 5 साल पहले ही रिटायर हुए थे। परिवार के नाम पर वे और उनकी पत्नी कमला भी थी। जब उनके यहाँ 10 साल तक भी कोई औलाद नहीं हुई तो उन्होंने अनाथ आश्रम से 1 साल की लड़की गोद ले ली थी, जिसका नाम सुरेखा था। देखते ही देखते सुरेखा बड़ी होने लगी। वह पढ़ने लिखने में होशियार थी। सूरज प्रकाश सुरेखा को सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। जब सुरेखा 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तब एक दिन उसे साइकिल पर स्कूल जाते हुए एक ट्रक ने बुरी तरह से कुचल दिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सूरज प्रकाश उनकी पत्नी कमला को दुख तो बहुत हुआ था, पर वे कर ही क्या सकते थे। उन्होंने सुरेखा को लेकर जो सपने देखे थे वे सब टूट गए। सूरज प्रकाश को समाज सेवा में भी बहुत दिलचस्पी थी और वे अब एक संस्था संकल्प के अध्यक्ष थे। सूरज प्रकाश पहले सावित्री के ही मोहल्ले गांधीनगर में रहते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते थे। सूरज प्रकाश और सावित्री के पति सोमनाथ में बहुत गहरी दोस्ती थी। घर के बाहर स्कूटर रोकते ही सूरज प्रकाश ने कहा, आइए भाभी जी। स्कूटर से उतरकर सावित्री सूरज प्रकाश के साथ घर में घुसी। सावित्री को देखते ही कमला ने खुश होकर कहा, अरे दीदी आप, आइए आइए बैठिए। सावित्री सोफे पर बैठ गई। सूरज प्रकाश ने बता दिया कि वे सावित्री को कर्फ्यू लगने के चलते यहाँ ले आए। कमला ने खुश होते हुए सावित्री जी से कहा, दीदी आप जरा भी चिंता ना करें, यहाँ आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। पता नहीं क्यों लोग जरा सी बात पर लड़ने मरने को तैयार रहते। लोगों में प्यार नहीं नफरत भरी जा रही। लोगों की नसों में जातिवाद का जहर भरा जा रहा है। वैसे हमारी कॉलोनी में दंगे का असर कम ही होता है, पुराने शहर में ज़्यादा असर होता है। उधर मिली जुली आबादी जो है। सूरज प्रकाश ने राजन के मोबाइल पर नंबर मिलाया। उधर से राजन की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, तुम्हारी मम्मी डॉक्टर दीपक के यहाँ आंखों की जांच कराने गई थी? हाँ गई थी। क्या हुआ मम्मी को? दंगे में कहीं? नहीं बेटा, वे बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारी मम्मी को मैं अपने साथ घर ले आया हूँ, तुम जरा भी चिंता ना करना, वे बिल्कुल ठीक हैं। चलो यह बहुत अच्छा किया जो आप मम्मी को अपने साथ ले आए। हमें तो चिंता हो रही थी क्योंकि वे अपना मोबाइल फ़ोन यहीं भूल गई थी।
सूरज प्रकाश ने सावित्री को मोबाइल देते हुए कहा, लो भाभी, राजन से बात कर लो। सावित्री ने मोबाइल लेकर कहा, हाँ राजन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कर्फ्यू खुलेगा तो तुम आ जाना। ठीक है मम्मी, राजन ने कहा। तभी कमला एक ट्रे में चाय व खाने का कुछ सामान ले आई। रात को खाना खाकर वे तीनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। 11 बज गए तो कमला व सूरज प्रकाश उठकर दूसरे कमरे में चले गए। सावित्री के पति सोमनाथ एक सरकारी महकमे में बाबू थे। बेटे राजन की शादी हो चुकी थी। सोमनाथ के रिटायर होने के बाद वे दोनों ऐतिहासिक नगरों में घूमने फिरने जाने लगे थे। जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी कि एक दिन सावित्री और सोमनाथ आगरा से ट्रेन से लौट रहे थे। रात का समय था, सभी मुसाफिर सो चुके थे। अचानक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। सावित्री अपनी बर्थ से गिरकर बेहोश हो गई थी। अस्पताल में जब इन्हें होश आया तो पता चला कि सोमनाथ बच नहीं सके थे। कुछ दिनों तक राजन व उसकी पत्नी भारती सावित्री की भरपूर सेवा करते रहे। उन्हें जरूरत की हर चीज़ बिना कहे ही मिल जाती थी, पर धीरे धीरे उनके बर्ताव में भी बदलाव आने लगा। उन्होंने सावित्री जी अनदेखा करना शुरू कर दिया। एक दिन भारती जब बाहर से लौटी तो अपने बेटे राजू के सिर पर पट्टी बंधी देखकर वह बुरी तरह से चौंक गई। बहू भारती के पूछने से पहले ही सावित्री ने कहा, इसे एक मोटरसाइकिल वाला टक्कर मारकर भाग गया। यह चॉकलेट खाने की जिद कर रहा था। मैंने बहुत मना किया पर माना नहीं। चॉकलेट लेकर लौट रहा था तो टक्कर हो गई। मैं डॉक्टर से पट्टी करा लाई हूँ, मामूली सी चोट लगी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। बहू भारती के मन में तो जैसे ज्वालामुखी धधक रहा था। वह घूरते हुए बोली, इसे ज़्यादा चोट लग जाती तो हाथ पैर भी टूट सकते थे। अगर मेरे राजू को कुछ हो जाता तो हमारे घर में अंधेरा हो जाता। मैं 2-3 घंटे के लिए घर से गई और आप राजू को संभाल भी ना सकी। तभी राजन भी ड्यूटी से लौट आया। वह राजू की ओर देखकर चौंक उठा और बोला, इसे क्या हो गया? पूछो अपनी माँ से, यह इनकी ही करतूत है। मैं एक सहेली के घर शोक मनाने गई थी। उसके जवान भाई की हादसे में मृत्यु हो गई थी। मुझे आने जाने में 3 घंटे भी नहीं लगे। मेरे पीछे राजू को चॉकलेट लाने भेज दिया। सोचा होगा कि चॉकलेट आएगी तो खाने को मिल जाएगी। सड़क पर राजू को किसी बाइक ने टक्कर मार दी। पता नहीं इस उम्र में भी लोगों को क्या हो जाता है। सठिया जाते हैं, सोचते हैं कि किसी बहाने कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। मम्मी, यह आपने क्या किया? राजन ने उनकी ओर देखकर पूछा। सावित्री जी का मन बहुत दुखी हुआ। उनका बेटा उनसे इस तरह से सवाल जवाब कर रहा था। उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत मना किया था, पर मेरी सुनता ही कौन है? तभी बहू भारती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, जिन्हें मरना चाहिए वे परिवार की छाती पर मूंग दल रहे और जिनको जीना चाहिए वे अचानक ही बेमौत मर रहे हैं। सावित्री चुपचाप सुनती रही। थोड़ी देर बाद वे वहाँ से अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सावित्री को लग रहा था कि अपना घर, बेटा और पोता होते हुए भी वे बिल्कुल अकेली। यह सोचते सोचते सावित्री जी की आंख लग गई। कर्फ्यू की अगली सुबह जब सावित्री की नींद खुली तो 7 बज रहे थे। जब वे नहाने के लिए जाने लगी तो कमला ने कहा, दीदी आप मेरे ही कपड़े पहन लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सावित्री ने कहा। कमला ने उसके कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। नाश्ता करने के बाद वे तीनों एक कमरे में बैठ गए। टेलीविज़न चला दिया और खबरें सुनने लगे। दंगे की वजह पता चली कि नगर में धार्मिक शोभा यात्रा निकल रही थी। दूसरे समुदाय के किसी शरारती तत्वों ने पत्थर मार दिया। भगदड़ मच गई। देखते ही देखते लूटमार और आगजनी शुरू हो गई। प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू की घोषणा कर दी। सूरज प्रकाश ने कहा, भाभी जी, राजन व बहू के बर्ताव में कुछ सुधार हुआ या वैसा ही चल रहा है? सावित्री जी ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, सुधार क्या होना है भाई साहब, देखकर लगता ही नहीं कि यह अपना बेटा राजन ही है जो शादी से पहले हर काम मुझसे या अपने पापा से पूछ कर ही करता था। शादी के बाद यह इतना बदल जाएगा सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं बहुएं कौन सा जादू कर देती कि बेटे माँ बाप को बेकार और फालतू समझने लगते हैं। सूरज प्रकाश ने कहा, यह बेटे के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह उस जादू से कितना बदलता है। भाभी जी, ऐसा लगता है दुनिया में दुखी लोग ज़्यादा हैं। देखो ना, हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे कोई औलाद नहीं। आप इसलिए दुखी हैं कि अपना बेटा भी अपना न रहा। वह आपकी नहीं बहू की नहीं सुनता, बहू की सुनता है। सावित्री जी ने कहा,
इससे तो अच्छा था कि बेटा नहीं बल्कि एक बेटी ही हो जाती, क्योंकि बेटी कभी अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझती। इस दुनिया में सबके अपने अपने दुख हैं। 5 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। इन 5 दिनों में राजन ने एक दिन भी फ़ोन करके सावित्री का हालचाल नहीं पूछा। 5 दिन बाद कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। सावित्री ने सूरज प्रकाश से कहकर राजन को फ़ोन मिलवाया। सूरज प्रकाश ने कहा, कैसे हो राजन, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ अंकल, सब ठीक है। मम्मी कैसी है? उधर से राजन की आवाज़ सुनाई दी। वे भी ठीक हैं बेटा, लो अपनी माँ से बात कर लो। कहते हुए सूरज प्रकाश ने सावित्री को फ़ोन दे दिया। कैसी हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब के यहाँ कोई परेशानी हो सकती है क्या? इन दोनों ने तो मेरी भरपूर सेवा की। तूने 5 दिनों में एक दिन भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि माँ कैसी हो। राजन ने बात संभालते हुए कहा, अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, सब उनकी तारीफ़ करते हैं। मैं जानता था कि अंकल के यहाँ आप सही सलामत रहोगी। सावित्री जी ने राजन से कहा, कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील है, तू यहाँ आ जा, मैं तेरे साथ घर आ जाऊँगी। राजन ने जवाब दिया, मम्मी मैं तो बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। तुम ऐसा करो कि रिक्शा या ऑटो रिक्शा करके घर आ जाना, क्योंकि मुझे बाज़ार में देर हो जाएगी। सावित्री जी ने बुझे मन से कहा, ऐसा ही करती हूँ, और फ़ोन काट दिया। सूरज प्रकाश ने पूछा, क्या कहा राजन ने? सावित्री जी ने जवाब दिया, कह रहा था कि कुछ ज़रूरी सामान खरीदने बाज़ार जा रहा हूँ, तुम रिक्शा या ऑटो रिक्शा करके घर आ जाओ। भाई साहब अभी 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय बाकी, मैं बाहर से कोई रिक्शा या ऑटो रिक्शा पकड़ कर घर चली जाऊँगी। सूरज प्रकाश ने कहा, भाभी जी आप क्या बात कर रही हैं, आप अकेली जाएंगी? क्या हमसे मन ऊब गया है जो इस तरह जाना चाहती हो? सावित्री जी ने निराश होते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इन 5 दिनों में तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती। सूरज प्रकाश जी बोले, वैसे तो मैं भी आपको घर छोड़ आ सकता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा। जब कर्फ्यू पूरी तरह खुल जाएगा तब आप चली जाना। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि राजन क्यों नहीं आया। सावित्री जी कहने लगी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन घर जाना भी तो ज़रूरी है। फिर सूर्य प्रकाश जी बोले, मैंने कब मना किया है? 3 दिन बाद कर्फ्यू खुल जाएगा, तब आप चली जाना। तीनों दिनों के बाद जब पूरी तरह कर्फ्यू खुला तो सावित्री ने अकेले ही घर जाने के लिए कहा। कमला ने टोक दिया, नहीं दीदी आप अकेली नहीं जाएंगी, ये आपको छोड़ कर आएंगे। सूर्य प्रकाश जी भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ भाभी जी मैं आपके साथ चल रहा हूँ। स्कूटर सावित्री के मकान के सामने रुका। सावित्री ने कहा, अंदर आइए। प्रकाश जी बोले, मैं फिर कभी आऊँगा भाभी जी, आज तो बहुत काम करने समय नहीं मिल पाएगा। सावित्री घर में घुसी। अपनी माँ को देखते ही राजन ने पूछा, तुम किसके साथ आई हो माँ? सावित्री जी बोली, सूर्य प्रकाश घर छोड़कर गए। मैंने उनसे बहुत कहा कि अकेली चली जाऊंगी, पर वे दोनों ही नहीं माने। कमला दीदी भी कहने लगी कि अकेली नहीं जाने दूंगी। सावित्री जी की बहू भारती चुप रही। उसे सावित्री के आने की जरा भी खुशी नहीं हुई, पर पोता राजू बहुत खुश था। राजन और भारती के बर्ताव में कोई फर्क नहीं पड़ा। सावित्री को लग रहा था कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा। सावित्री दोपहर का खाना खा रही थी, पर सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा थी। एक टुकड़ा खाना भी मुश्किल हो गया। उसने चुपचाप 3-4 टुकड़े रोटी के खा लिए, पर मुंह में जैसे आग लग गई हो। पानी पीकर राजन को आवाज़ दी। राजन ने पूछा, क्या हुआ माँ? सावित्री जी बोली, सब्जी में मिर्च बहुत तेज है, मुझसे तो खाई जा नहीं रही। राजन ने कहा, मम्मी सब्जी तो एक जैसी बनती है, तुम्हारी अलग से नहीं बनती। सावित्री जी खाने की थाली राजन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तू सब्जी चख कर तो देख। राजन बात बदलने की कोशिश करते हुए कहने लगा, माँ तुम्हारे मुंह का जायका खराब हो गया है, कल तुम डॉक्टर को दिखा आना। तभी भारती रसोई से निकल कर आई और तेज़ आवाज़ में बोली, क्या हुआ? राजन ने कहा, माँ कह रही है कि सब्जी में मिर्च बहुत तेज है। भारती सावित्री जी को सुनाते हुए कहने लगी, बना बनाया खाना बैठे बिठाए मिल जाता है, खाना खराब है तो छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों खा लेती हो दोनों टाइम। बात अधिक बढ़ती देख राजन बोला, छोड़ो भारती तुम रसोई में जाओ, मम्मी तो सठियाती जा रही। सावित्री को बेटे की बात से गहरा धक्का लगा और उन्होंने कहा, रहने दो राजन, मुझे नहीं खाना। डॉक्टर ने तेज मिर्च, नमक, मसाले व ज़्यादा घी तेल खाने को मना कर रखा है। इस उम्र में बहुत नुकसान पहुंचाते। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपना नाश्ता और खाना खुद बना लूँ।
राजन चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद सावित्री ने खुद ही अपना चाय, नाश्ता व खाना बनाना शुरू कर दिया। एक रात सावित्री की सोते हुए आँख खुली। रात के 12 बज रहे थे। वे उठी और आंगन के एक कोने में बने बाथरूम की ओर चल दी। राजन के कमरे में बहुत कम आवाज़ में टेलीविज़न चल रहा था। राजन और भारती की बातचीत सुनकर उनके कदम रुक गए। भारती कह रही थी, तुम्हारी मम्मी से तो मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे पापा तो चले गए और इस मुसीबत को मेरी छाती पर छोड़ गए। अगर दंगे में मारी जाती तो हमेशा के लिए हमें भी चैन की सांस मिलती। राजन ने बात का चटकारा लिया और कहा, सरकार से 5 लाख रुपए भी मिलते, जैसा कि अखबारों में छपा था कि दंगे में मरने वालों के परिवार को सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। यह सुनकर सावित्री सन्न रह गई और वे थके कदमों से बाथरूम पहुंची और कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह सावित्री उठी, नहा धोकर बिना नाश्ते किए सूरज प्रकाश जी के घर पहुंच गई। कमला ने चेहरे पर खुशी बिखेरते हुए पूछा, दीदी कैसी हैं आप? सावित्री ने उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ बस ठीक हूँ। सूरज प्रकाश जी बोले, भाभी जी पहले आप नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद सावित्री ने सारी बातें बता दी। रात की बात सुनकर तो उन दोनों को भी बहुत दुख हुआ। सावित्री ने दुखी मन से कहा, भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर परिवार के होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई। अब तो वह घर मुझे जेल की कोठरी की तरह लगने लगा है। आप मुझे किसी वृद्धाश्रम का पता बता दीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन वहाँ बिता लूँगी। यह कहते कहते सावित्री रोने लगी। भाभी जी क्या बात कर रही हैं आप वृद्धाश्रम में रहेंगी? आप अपने घर में न रहें, यह आपकी इच्छा है, पर हमारी भी एक इच्छा है। वृद्धा आश्रम में जाने से पहले आपको राजन और उसकी पत्नी को सबक जरूर सिखाना चाहिए। शाम को जब सावित्री घर पहुंची तो राजन ने कहा, आप कहाँ चली गई थी? फ़ोन भी यहीं छोड़ गई थी। कहाँ रही सुबह से शाम तक? सावित्री ने अपने कमरे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, भारती को भी बुला ले, मुझे तुम दोनों से बात करनी। राजन ने भारती को आवाज़ दी। उसे लग रहा था कि मम्मी के दिल में कोई ज्वालामुखी धधक रहा है। भारती भी कमरे में आ गई। सावित्री बोल उठी, मैंने कल रात तुम दोनों की बात सुन ली। मैं अपने ही घर में अपनी औलाद पर बोझ बन गई। मैं इतनी बड़ी मुसीबत बन गई हूँ कि तुम दोनों मुझसे छुटकारा चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं भी दंगे में मारी जाती और तुम्हें 5 लाख रुपए सरकार से मिल जाते। राजन और भारती यह सुनकर सन्न रह गई। बेटे अब तक तो मैं तेरे और पोते के मोह जाल में थी। अपने खून का सबको मोह होता है, पर रात को जो मैंने सुना उसे सुनकर सारा मोह खत्म हो गया। यह मकान, नकदी, जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा ही तो था। पर तब जब मेरी सेवा करते, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनते। अब तो मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सारी जायदाद किसी ऐसे वृद्धाश्रम को दान कर दूं जहां लोग अपनी नालायक औलाद से पीड़ित और दुखी होकर पहुंचते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कल ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। राजन ने पूछा, कहाँ जाओगी? उसी आश्रम में जिस आश्रम में मैं अपनी यह संपत्ति दान करूँगी। राजन और उसकी पत्नी भारती एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे और उन दोनों ने सावित्री जी के कदमों में गिरकर अपने किया की माफ़ी मांगी। तो दोस्तों आपको इस कहानी में कौन सा किरदार अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।